नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। आज आपको बचपन में लिए चलते हैं। हमने आपने अपने बचपन के दिनों में खिलौनों से खूब खेला। सबसे पसंदीदा खिलौना बंदूक, जिसे थामकर अक्सर बच्चे कहा करते हैं कि मैं बड़ा होकर पुलिस बनूंगा। लेकिन क्या हो अगर कोई बच्चा वही खिलौना वाली बंदूक थामे घर या गली से बाहर निकले, तभी एक तेज आवाज के साथ आती गोली उसके सीने के पार निकल जाए। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो शख्स हो जिस पर नागरिकों के अधिकार और उसके जान की हिफाजत के लिए और जिसे हम पुलिस कहकर संबोधित करते हैं। ये कोई कपोड़ कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता का कटु सत्य है। ये अमेरिकी राज्य ओहियो के क्वीनलैंड शहर की बात है। 22 नवंबर 2014 का दिन, जब 12 साल का लड़का तामिर राइस एक खिलौना गन लेकर सड़क पर निकलता है, लेकिन वो थोड़ी ही दूरी पर पुलिस की गोली का शिकार हो जाता है। बाद में पता चलता है कि कॉल मिली थी कि एक अश्वेत गन लेकर रोड पर है और वो आते जाते लोगों को निशाना बना सकता है। उसे रोककर पूछताछ की बजाय 46 साल के श्वेत पुलिसकर्मी तिमोथी लेमन ने तामिर को सीधे गोली मार दी। इस वारदात से अमेरिका सुलग उठा था, लेकिन ये कोई पहली और इकलौती घटना नहीं है। आपको 8 मिनट 46 सेकंड का वो वीडियो तो जरूर याद होगा, जब पुलिस ऑफिसर डेरेक सर्विन जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन को घुटने से दबाता नजर आया। इस दौरान जॉर्ज बार बार कहता हुआ सुनाई दे रहा था कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ। सांस लेने में दिक्कत की वजह से जॉर्ज बेहोश हो जाता है, फिर उसकी मौत हो जाती है। नतीजा कई शहरों में भारी आगजनी हिंसा के रूप में सामने आया। इसी साल न्यूयॉर्क में जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर भारतीय मूल के एक सिख टैक्सी ड्राइवर के साथ मारपीट और पगड़ी उछालने की घटना भी सामने आई थी। आप कह रहे होंगे कि आज हम अमेरिका की इन घटनाओं का जिक्र भला क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह साफ है कि कभी कभी इतिहास के सहारे सामने वाले को आईना दिखाना जरूरी होता है। आज का पूरा विश्लेषण भारत की बदलती फॉरेन पॉलिसी, मानवाधिकार पर अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड और मोदी के गो टू मैन के ऊपर है। सबसे पहले आपको एक बयान सुनाते हैं। Human rights issue. No, we did not discuss human rights during this meeting. This meeting was primarily focused on Paul Mill affairs, and I kind of gave you in some detail what all we raised. It is a subject which has come up in the past. I mean, it came up when Secretary Blinken came to India, and I think if you recall the press briefings after that, I was very open about the fact that we had discussed it and said what I had to say. So let me put it to you this way, so that there's clarity about where we stand on this matter. Look, people are entitled to have views about us, but we are also equally entitled to have views about their views and about the interests and the lobbies and the vote banks which drive that. So whenever there is a discussion, I can tell you that we will not be reticent about speaking out. I would also, just so that I round off that point, tell you that we also have views on other people's human rights situation, including that of the United States. So we take up human rights issues when they arise in this country, especially when they pertain to our community. विदेश मंत्री एस जयशंकर एक सवाल के जवाब में कहते हुए नजर आते हैं कि मानवाधिकार के मुद्दे पर बात नहीं हुई, लेकिन अतीत में इस पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि यह विषय पहले सामने आया था, तब यह सामने आया था जब विदेश मंत्री ब्लिंकन भारत आए थे। मुझे लगता है कि अगर आप इसके बाद की प्रेस वार्ता को याद करें तो मैं इस तथ्य को लेकर बेहद मुखर था कि हमने इस मुद्दे पर चर्चा की और मुझे जो कहना था वो कहा। लोग हमारे बारे में अपना विचार रखने का हक रखते हैं, लेकिन उसी तरह हमें भी उनके बारे में अपना विचार रखने का हक है। हमें उनके हितों के अलावा लॉबी और वोट बैंक पर भी बोलने का अधिकार है जो उन्हें हवा देते हैं। हम इस मामले में चुप नहीं रहेंगे। दूसरों के मानवाधिकार को लेकर भी हमारी राय है, खासकर जब इनका संबंध हमारे समुदाय से हो। मैं आपको कह सकता हूं कि अमेरिका समेत बाकियों के यहाँ मानवाधिकार की स्थिति को लेकर हमारे पास कहने के लिए है। दरअसल पूरा मामला मानवाधिकार से जुड़ा है, खुद को इसका सेल्फ डिक्लेयर्ड चैंपियन बनाने वाले अमेरिका से भी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस मामले का पूरा बैकग्राउंड क्या है। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका भारत के कथित रूप से कुछ सरकारी अधिकारियों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं में बढ़ोतरी समेत हालिया कुछ चिंताजनक घटनाक्रम पर नजर रख रहा है। ब्लिंकन ने
यहाँ 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के समापन के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और भारतीय समकक्षों विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह टिप्पणी की। ब्लिंकन ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि हम सरकार, पुलिस और जेल के कुछ अधिकारियों द्वारा मानवाधिकार हनन के मामले में वृद्धि समेत भारत में हाल के कुछ चिंताजनक घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। बहरहाल उन्होंने इस बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी। ब्लिंकन ने कहा कि हम मानवाधिकारों की रक्षा करने जैसे हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। हम इन साझा मूल्यों को लेकर हमारे भारतीय साझेदार से नियमित संपर्क में रहते हैं। दिशा रवि, कवि वरवर राव, मुनव्वर फारूकी की हिरासत पर सवाल। ब्लिंकन का बयान अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से भारत पर जारी 2021 की मानवाधिकार रिपोर्ट को लेकर था। इस रिपोर्ट में भारत में मनमानी गिरफ्तारी, हिरासत में मौत, अल्पसंख्यकों के खिलाफ धार्मिक हिंसा, अभिव्यक्ति की आज़ादी, मीडिया पर प्रतिबंध, पत्रकारों पर मुकदमे और बहुत ज़्यादा प्रतिबंधात्मक कानूनों को लेकर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में इसके साथ ही कहा गया कि सभी मुद्दों को पहले भी उठाया गया है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके साथ ही रिपोर्ट में किसान आंदोलन के दौरान सामने आई देश विरोधी टूलकिट के मामले में गिरफ्तार दिशा रवि का नाम है। कॉमेडी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाने वाले मुनव्वर फारूकी का जिक्र है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बार बार नजरबंदी का जिक्र है। इसके अलावा भीमा कोरेगांव विरोध के सिलसिले में कैद किए गए 15 कार्यकर्ताओं में अधिकांश की जमानत देने से इनकार करने इस पर भी विस्तृत चर्चा है। 81 वर्षीय कवि वरवरा राव ऑस्टिन स्वामी के मामलों की भी चर्चा है, जिन्हें विशेष NIA अदालत ने मेडिकल आधार पर कई जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। इस रिपोर्ट में भारत सरकार के ट्विटर को किसान आंदोलन के दौरान फर्जी खबरें फैलाने वाले पत्रकारों के अकाउंट को बंद करने का निर्देश देने वाले फैसले की भी आलोचना की गई है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को मानवाधिकार के मुद्दे पर ज्ञान देने वाली रिपोर्ट में अमेरिका की किसी भी घटना का कोई जिक्र नहीं है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की इस रिपोर्ट में दुनिया के 194 देशों में मानवाधिकारों की स्थिति की समीक्षा की गई, लेकिन अपने ऊपर उसने एक बार भी कोई नजर डालने की कोशिश नहीं की। अपने देश में घटित होने वाली घटनाओं को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। अमेरिका में मानवाधिकार की स्थिति को इन घटनाओं से समझे। अमेरिका को आईना भी उन्हीं के अंदाज में दिखाते हैं और खुद के ही पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का बयान दोहराते हैं। जब अमेरिका में नस्ल, धर्म, वंश आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव और मानवाधिकार की बढ़ती घटनाओं से वो इस कदर आहत हो गए थे कि इसका दर्द बयां करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा था कि लाखों करोड़ों अमेरिकियों के साथ उनके रंग, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। अमेरिकी जनमानस ने इन भेदभावों को सामान्य मान लिया है। अब जरा आपको मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में अमेरिका के श्याम इतिहास से भी रूबरू करवाते हैं। अफ्रीकी मूल की 26 साल की महिला ब्रियोना टेलर की घटना को भला कौन भूल सकता है, जब टेलर की हत्या पुलिस ने उसके घर में घुसकर कर दी थी। पुलिस की तरफ से टेलर को 8 गोलियां मारी गई थी। इसी तरह 23 अगस्त 2020 को 29 वर्षीय अफ्रीकन अमेरिकन जैकब ब्लैक कार में बैठ रहा था, तब पुलिस वालों ने उस पर 7 गोलियां दागी। इस गोलीबारी में जैकब बुरी तरह से जख्मी हो गया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI की जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2019 में 8,302 घृणा आधारित अपराध पुलिस में दर्ज हुए। इनमें से 57.6% अपराध नस्लीय, जातीय और वंशवादी भेदभावों पर आधारित थे। कुछ ऐसा ही हुआ था 43 साल के श्वेत व्यक्ति एरिक गार्नर के साथ। 17 जुलाई 2014 की बात है। घड़ी में करीब 3:30 बजे होंगे। एरिक गार्नर नाम का व्यक्ति, उम्र 43 साल, उसका किसी से झगड़ा हो रहा था। वहां गुजर रहे पुलिस वालों की नजर पड़ी। वे उस ओर बढ़े। उन्होंने एरिक को घेर लिया, कहने लगे, तुम खुली सिगरेट बेच रहे हो। यह सुनकर एरिक झल्ला पड़ा। उसने कहा कि हर बार मुझे देखते हो तुम लोग मुझसे भिड़ जाते हो, इससे मैं थक गया हूँ। मैं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बेचा, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने एरिक को हथकड़ी लगाने की कोशिश की। जवाब में एरिक ने हथकड़ी लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाने से मना कर दिया। इसके बाद पुलिस ऑफिसर ने उसे जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन को कोहनी से दबा दिया। जूडो में इस तरह गर्दन को लपेटना चॉक होल्ड कहलाता है। गंभीर अस्थमा के मरीज एरिक गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, एक स्वर में, बिल्कुल छटपटाते हुए लगातार 8 बार, और फिर वो बेहोश हो गया। कुछ ही मिनटों बाद वहां एम्बुलेंस आई। ये पता होते हुए कि एरिक दम घुटने से बेहोश हुए। एम्बुलेंस के लोगों ने उन्हें न ऑक्सीजन दिया, न ही कोई इमरजेंसी उपचार किया। एरिक बेहोश अवस्था में बस स्ट्रेचर पर लाद कर एम्बुलेंस में उसे डाल दिया गया। कुछ मिनटों बाद जब एम्बुलेंस रिचमंड यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर पहुंची तो एरिक दुनिया से जा चुका था, जिसके बाद 3 शब्द उसके जीवन के आखिरी 3 शब्द बन गए। लेकिन ये 3 शब्द आपको 244 साल पहले आजाद हुए एक देश का ऐसा कुरूप चेहरा दिखाते हैं जो उसके दावों से उलट ना तो महान है, ना ही गौरवशाली। रूस के साथ ऑयल डील पर अमेरिका को दिखाया आईना। यह तो हो गई मानवाधिकार के मुद्दे की बात, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका यात्रा के दौरान एक और वाकया काफी चर्चित रहा। यूक्रेन और रूस की जंग के बीच भारत किसका साथ दे?
इसको लेकर तमाम तरह के विश्लेषक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और पूर्व डेवलपमेंट की अपनी अपनी राय है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच रूस से तेल खरीदने के मुद्दे को लेकर भी चर्चा खूब होती है। खुद को सुपर पावर मुल्क कहने वाला अमेरिका भी इसको लेकर वक्त बेवक्त आंखें दिखाता रहता है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे को लेकर भी अमेरिका की कलई पूरे विश्व के सामने खोल कर रख दी। जब जयशंकर ने दो टूक कहा कि भारत रूस से जितना तेल एक महीने में खरीदता है, संभवतः उतना तेल तो यूरोपीय देश उसे एक दोपहर तक ही खरीद लेते हैं। आपने तेल खरीद का उल्लेख किया और आप रूस से ऊर्जा खरीद की बात कर रहे हैं। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप यूरोप पर ध्यान दें। जयशंकर ने कहा कि हम ईंधन सहित कुछ ऊर्जा खरीद करते हैं। हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए यह जरूरी है, लेकिन अगर आंकड़ों पर गौर करें तब संभवतः हमारी एक महीने की रूसी तेल की खरीद यूरोप की एक दोपहर की खरीद से कम है। 3 साल में जयशंकर ने किया साबित विदेश मंत्री पद के लिए वे बेस्ट चॉइस। महाद्वीपकार का मामला हो या ऑयल डील का, दोनों विषय पर भारत के विदेश मंत्री के जवाब ने अमेरिका को इस बात का भान करा दिया कि अब भारत बदल गया है, उसकी फॉरेन पॉलिसी बदल गई है। वो जवाब देना भी जानता है और वो भी जोरदार ढंग से, तथ्यों के साथ। अमेरिका को दोनों ही बार दो टूक जवाब देने वाले एस जयशंकर मोदी सरकार पार्ट 1 में सुषमा स्वराज के साथ काम करते हुए पीएम के अनऑफिशियल एडवाइजर के रूप में सक्रिय थे। लेकिन 2019 में जब सुषमा स्वराज की जगह किसी और को विदेश मंत्री बनाए जाने की बात आई तो पीएम मोदी ने एस जयशंकर पर भरोसा जताया। इसके पीछे की भी दिलचस्प कहानी है। आपको याद होगा वो दौर जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सीएम रहते हुए मोदी ने कई देशों की यात्राएं की, लेकिन कई देशों के राजदूतों से उस दौरान मोदी को उचित प्रोटोकॉल नहीं मिला। वजह विश्व के चौधरी अमेरिका का 2002 के गुजरात दंगों की वजह से वीजा नहीं दिया जाना रहा। लेकिन 2012 का चीन दौरा मोदी के लिए काफी खास रहा। चीन के गणमान्य हस्तियों से मोदी की मुलाकात हुई, वो भी जोरदार तरीके से। और इसकी शुरुआत से लेकर पूरी पटकथा जिस शख्स ने लिखी उसका नाम एस जयशंकर ही है, जो उस वक्त बतौर भारतीय राजदूत चीन में तैनात थे। कहा जाता है कि वहीं से दोनों के बीच जो केमिस्ट्री बनी उसका उपयोग ज्योग्राफिकल इक्वेशन को साधने के लिए हालिया दिनों में किया जा रहा है। करीब 3 साल के कार्यकाल में जयशंकर ने साबित कर दिया कि वह इस पद के लिए बेस्ट चॉइस थे। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन के बारे में भी जयशंकर की डिप्लोमेटिक समझ के लोग कायल हो गए। हाल के दिनों में यूक्रेन और रूस के जंग के बीच जिस तरह से जयशंकर ने रूस और अमेरिका दोनों को साध रखा है, एक भारत की तरफ से मध्यस्थता की बात करता नजर आता है तो दूसरा उसे अपना अहम साझेदार बताता है। तो आज हमने आपको अमेरिका के मानवाधिकार के डबल स्टैंडर्ड, भारत की फॉरेन पॉलिसी का विश्लेषण किया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।